सर, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, आपने बताया वुमेन्स में थायराइड ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ज़्यादा परेशानियाँ उनको आती हैं। तो क्या पीसीओएस और थायराइड ये भी कनेक्टेड हैं? दोनों का चोरी दामन का साथ है। मतलब सर वो स्पोर्ट्स पर्सन को भी हिट कर सकता है? दूसरा थायराइड इसलिए भी डैमेज हो रहा है आजकल कि आजकल जो है ना पानी बहुत हार्ड हो रहा है। और लोगों को ये लगता है कि इसकी दवाई ज़िंदगी भर चलेगी और इस पद्धति में इसका इलाज है, इसमें इलाज नहीं है। सर, इस थोड़े से मिथ्स को थोड़ा क्लियर करेंगे? तो उनको हम लोग क्या करते हैं, डिलीवरी के समय जो है जो अम्लाइकल कार्ड होती है उससे ब्लड लेके डायग्नोज कर लेते हैं। तो क्या ये एजिंग की वजह से भी चेंज होता है थायराइड? थायराइड आज के डेट में हर दूसरे घर में आपको एक ना एक पेशेंट मिल जाएगा, तो जानना चाहूँगी ये इतना कॉमन क्यों होते जा रहा है? देखिए, थायराइड एक ग्रंथि होती है जो कि गले के अगले हिस्से में होती है और इसका वजन 30 ग्राम होता है। ये सांस की नली के सामने होती है यहाँ पे, और इसी के पीछे खाने की नली भी होती है। अब थायराइड की जो बीमारी है पूरे विश्व में 80% महिलाओं को होती है। 80-20 का रेशियो है। उसका रीज़न ये है कि ऐसी प्राकृतिक संरचना और हार्मोन्स अलग अलग होते हैं। तो थायराइड भी एक हार्मोन है। तो जैसे महिलाओं में मासिक धर्म होता है, पुरुषों में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद प्रेगनेंसी होती है, स्तनपान करते हैं, लैक्टेशनल पीरियड होता है, फिर मेनोपॉज आता है। तो ये सब हार्मोन जो है थायराइड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और थायराइड ग्लैंड कई बार जो है उतनी अगर अच्छी काम नहीं करती तो वो थोड़ी कंप्रोमाइज़ होकर थायराइड डिजीज़ हो जाती है। तो एक तो जो है लिंग के हिसाब से फीमेल में जो है इसकी प्रमुखता रहती है। 8 महिलाओं में 2 पुरुष रहते हैं जो भी थायराइड की बीमारी है। और चूँकि ये भी एक हार्मोन है जो कि गले से सिक्रीट होता है और इसका सिग्नल जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। तो इसलिए जो है अक्सर आपने देखा होगा कि गर्भावस्था में भी कई महिलाओं को थायराइड हो जाता है, या उनके हार्मोन अलग होते हैं। तो अक्सर जो पेशेंट आते हैं ज़्यादा थायराइड के रहते हैं महिलाएं। अच्छा, पुरुषों में भी थायराइड होता है, वो उसके दूसरे कारण रहते हैं। पुरुषों में जो थायराइड होता है उसका कारण होता है स्मोकिंग। ओके हाँ, सर। स्मोकिंग बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा अल्कोहल लेना, क्योंकि अपनी कंट्री में अभी भी जो है ज़्यादा तो मेल ही लेते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में फीमेल भी लेती हैं, लेकिन जो है ज़्यादा ये है। इसके अलावा जो है स्ट्रेस, स्ट्रेस जो है जो भी अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रेस भी थायराइड का कारण होता है। जैसे कभी ज़्यादा बॉडी को चैलेंज मिल गया कि स्ट्रेस से क्या होता है कि जो है बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे इमरजेंसी हार्मोन मैंने बोला, उसमें थायराइड का भी एक रोल रहता है। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई और थायराइड ग्रंथि उतना नहीं निकाल पाई हार्मोन, तो वो क्या है जियोपार्डाइज हो जाती है। मतलब वो इतना कम नहीं, इतनी डिमांड को वो फुलफिल नहीं कर पाती है। तो ऐसा कई बार होता है कि रात रात जाग रहे हैं अपन, है ना, सो नहीं रहे हैं, तो वो स्ट्रेस हुआ, तो वो स्ट्रेस थायराइड में पड़ गया। मतलब सर वो स्पोर्ट्स पर्सन को भी हिट कर सकता है? कर सकता है, अगर मतलब वो खेलता तो बहुत अच्छा है लेकिन उसका मेंटल स्ट्रेस उतना अच्छा नहीं, नींद अच्छी नहीं है, या उसको किसी वजह से स्ट्रेस हो जाता है फॉर अदर रीजंस अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग जो है। तो जब भी स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जैसे ब्लड प्रेशर वाला होता है, वैसे ही ये थायराइड हार्मोन भी जो है जवाब दे देता है। मतलब वो एक ऐसा हो जाता है जैसे उसकी तुलना एक घोड़े से की गई है। अब एक घोड़ा है, उसकी एक कैपेसिटी रहती है, उसको कितना भी खिलाओगे, आप सोचोगे कि उसको चाबुक मार दें तो वो चलने लगेगा, तो वैसा अभी थायराइड में नहीं हो पाता। अगर आपने अच्छा एक्सरसाइज किया, रिलैक्सेशन रखा, तो थायराइड की संभावना कम रहती है। जैसे योगा वगैरह प्राणायाम हम लोग बताते हैं कि थायराइड में करो, थायराइड ना हो उसके लिए भी करो, हो जाए तो भी करो, दोनों के लिए, मतलब बचाव के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी। तो ये होता है। तो अक्सर जो है आजकल लोग काफ़ी करने लगे हैं। थायराइड के लिए अलग एक्सरसाइज भी होती है, जी। जो कि मतलब प्राणायाम होती है जो जिसको करना चाहिए, और सांस की जो प्रैक्टिस होती है, क्योंकि थायराइड गले में होती है ग्रंथि। तो थायराइड को ठीक रखने के लिए क्या है, मेंटल लेवल पे सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, योगा भी इंपॉर्टेंट है। वो एक ऐसा है बीमारी। और दूसरा थायराइड इसलिए भी डैमेज हो रहा है आजकल कि आजकल जो है ना पानी बहुत हार्ड हो रहा है। खासकर छत्तीसगढ़ में मैंने देखा है कि इंडिया में टॉप 5 स्टेट हैं इंडिया के जिसमें थायराइड के में छत्तीसगढ़ का नंबर है। ओह! इंडिया में 29 राज्यों में से तीसरा चौथा नंबर थायराइड के पेशेंट का इतना है। मैं जब बाहर से आया था तो मैंने देखा इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं, तो मैंने पता लगाया, तो लोग बोले यहाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं, यहाँ पे जैसे कोरबा है, बॉक्साइट है। तो ये सब जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होते हैं ये थायराइड ग्लैंड को डैमेज करते हैं। वो अपने मतलब जो है वैसे औद्योगिक विकास के लिए ठीक हैं, लेकिन वो एक जो है ना एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स होते हैं वो। और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में कितने सारे सर एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कहीं इसमें रिस्पॉन्सिबल रहता है? डेफिनेटली, मतलब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर पोल्यूशन, और हार्ड वाटर, पानी की कठोर पानी,
यहाँ का ऐसा पानी देखा गया छत्तीसगढ़ का कि यहाँ पे काफ़ी कठोरता रहती है। अपन आरओ यूज़ करते हैं, सब कुछ यूज़ करने के बाद भी जी। यहाँ की पानी की कठोरता नहीं आती है, और कठोरता की वजह से थायराइड ग्लैंड डैमेज हो जाती है। अपन जो पानी पीते हैं घरों में वो कठोर होता है, और उसमें ऐसे कोई केमिकल्स होते हैं जो थायराइड को डैमेज कर देते हैं। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है थायराइड के पेशेंट यहाँ पे रहते हैं। मेल्स को भी होता है इसी वजह से, वाटर की वजह से। जो जेंडर वाला जो डिफरेंस रहता है वो छत्तीसगढ़ में उससे ज़्यादा पेशेंट मेल के भी मिलने लगे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा ये भी होता है कि कई बार कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जिनसे थायराइड हो जाता है। तो कई चिकित्सक कुछ दवाई यूज़ करते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस की दवाइयाँ हैं, तो उनको भी नॉलेज इस चीज़ का होना चाहिए। बहुत सारी साइकेट्रिक की मेडिसिन होती हैं जिससे थायराइड डिसऑर्डर हो जाता है। मतलब कई दवाइयों का साइड इफेक्ट भी थायराइड होता है, और कई जो ये एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ होती हैं इसमें भी थायराइड होता है। और बहुत सारे इंट्रैक्शन हो जाते हैं हार्मोन्स के, सब जो है ये वो दवाई भी चली, कुछ हार्मोनल इम्बेलेंस भी हो गया। तो थायराइड एक हार्मोन की ग्रंथि है जिसका मेन रोल होता है कि पूरी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, पूरा टेम्परेचर कंट्रोल करना, सेक्स को कंट्रोल करना। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सारे अंग जो है थायराइड से इफेक्टेड रहते हैं। सर, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, आपने बताया वुमेन्स में थायराइड ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ज़्यादा परेशानियां उनको आती हैं। तो क्या पीसीओएस और थायराइड ये भी कनेक्टेड हैं? निश्चित तौर पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, और थायराइड भी हार्मोनल डिसऑर्डर है। दोनों का चोली दामन का साथ है। अच्छा। हाँ, दोनों साथ ही साथ चलते हैं जो है। इसलिए जितनी भी थायराइड की जो महिलाएं होती हैं उसमें जो है पीसीओडी का भी डायग्नोसिस करना चाहिए, डॉक्टर को मालूम होना चाहिए। पीसीओडी एक ऐसा है कि जो है ऐसी महिलाओं में क्या होता है, अगर थायराइड हो तो पीसीओडी के लिए अलग टेस्ट करने पड़ते हैं। थायराइड का अच्छा। टेस्ट अलग होता है, पर इसलिए वो जानना ज़रूरी है कि अगर ये महिलाएं जैसे पीसीओडी हैं, इनका अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए, इनके बारे में जानकारी ना हो, तो ऐसी महिलाओं को जो है शादी के बाद गर्भ धारण करने में मुश्किल होती है। और कई बार ये बांझपन का कारण भी बनता है, मोटापे का कारण भी बनता है, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि एक दूसरे को बढ़ा के ये मोटापे को और विकराल रूप धारण कर सकती हैं, और मोटापा जब होगा तो दूसरी बीमारियाँ आ जाएंगी। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है, जो कि महिलाओं में थायराइड के पेशेंट में एसोसिएटेड रहता है। ये है कि नहीं किसी पर्टिकुलर महिला में, वो अपन को चिकित्सा के द्वारा परामर्श लेके पता चलता है, पर दोनों में काफ़ी जो है ना समानता है। मतलब एक ही प्रकार के ओके। डिसऑर्डर हैं, और महिलाओं में ही होते हैं, क्योंकि ओके। ओरी महिलाओं में होती है, तो इसलिए इसका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और थायराइड के हर पेशेंट में स्क्रीनिंग होना चाहिए, और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के हर पेशेंट में थायराइड का स्क्रीनिंग होना चाहिए। अगर वो थायराइड के लिए नहीं भी आई है तो हम लोग पहले से देख लेते हैं, कि ऐसा ना हो कि अपन ने एक डिजीज़ को देखा दूसरे को नहीं देखा। दोनों का चूँकि संबंध है, और दोनों का आगे फिर दूसरा ये रहता है, ट्रीटमेंट साथ साथ चलना चाहिए। कम उम्र के बच्चों में भी होता है, लड़कियों में भी पीसीओडी और थायराइड हो सकता है। तो अगर पहले से ट्रीटमेंट हो तो अच्छा है, ऐसे लोगों को फिर मोटापा वगैरह नहीं आता। और अपने को पहले से सजग रहने में अच्छा है कि अपन ने जानकारी दे दी कि अगर ये ट्रीटमेंट है तो उसको पहले से कर लें, जिससे मोटापा भी ना बढ़े और आगे डायबिटीज़ का खतरा भी ना बढ़े, क्योंकि पीसीओडी में डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है अगर थायराइड के साथ हो तो निश्चित रूप से ये जानकारी बहुत आवश्यक है। सर, जैसे ये थायराइड जैसी जो समस्या है, इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और लोगों को ये लगता है कि इसकी दवाई ज़िंदगी भर चलेगी, और इस पद्धति में इसका इलाज है, इसमें इलाज नहीं है। सर, इस थोड़े से मिथ्स को थोड़ा क्लियर करेंगे? हाँ, इसमें बहुत सारी गलत धारणाएं समाज में प्रचलित हैं। पहला तो जैसे मैंने बताया कि ये थायराइड ग्लैंड जो है एक छोटी सी ग्लैंड होती है, इसमें हार्मोन निकलता है। तो मेडिकल साइंस में एक थेरेपी होती है, इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन थेरेपी, इंग्लिश में बोलते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी। वो बिल्कुल सेफ होती है। जितने भी हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि मेडिकल साइंस में ऐसी कोई ब्रांच नहीं है, ये एंडोक्राइनोलॉजी के अलावा, जिसमें इतना रिवार्डिंग रिजल्ट मिलता है। क्योंकि बाकी जो जो भी बीमारियाँ रहती हैं उसमें कई बार उतना जितना अपेक्षित रहता है उतना रिजल्ट नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि जैसे अपन ने ये पता लगा लिया कि थायराइड हार्मोन की कमी है, तो अपन उतनी मात्रा में चिकित्सक जो है हार्मोन देता है, उसको टॉक्सिसिटी नहीं होती। जैसे ऐसा समझ लीजिए किसी को 4 रोटी की भूख है तो अपन उसको 4 रोटी दे रहे हैं, उसको 2.5 भी नहीं दे रहे हैं, उसको 4.5 भी नहीं दे रहे हैं। वैसे ही जो है ना, हम लोग अनुभव के आधार पर ऐसा पता लगा लेते हैं। तो एक तो ये है कि इसका ट्रीटमेंट तो वैसे लाइफ लॉन्ग रहता है, लेकिन ये इतना सेफ है कि मेडिकल साइंस में इससे ज़्यादा सुरक्षित कोई ट्रीटमेंट और जीवन की गुणवत्ता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता थायराइड में। जैसे गुणवत्ता का मतलब ये रहा कि जैसे किसी को डायबिटीज़ हो तो निश्चित रूप से एक समय के बाद जटिलताएं होती हैं, तो आँखों में असर आता है, किडनी में आता है। अगर थायराइड एक बीमारी जो जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं हम लोग, उसको ट्रीटमेंट देने से
आदमी की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है, जीवन जीने की जो उम्र रहती है, उसमें कोई प्रभाव नहीं आता। एकदम जो है जटिलताओं से रहित जीवन जीता है। और दूसरा ये जो बहुत सारी धारणाएं ये रहती हैं कि ये योगा से पूरा ठीक हो जाएगा, दवाई मत लो, ये भी गलत है। योगा का अपना सपोर्टिव रोल रहता है। एक बार अगर थायराइड का सिक्रेशन कम हो गया, थायराइड का ग्रंथि का आकार सिकुड़ गया, तो उससे थायराइड हार्मोन कम निकल रहा है, तो अपन जो है उसको लाइफ लॉन्ग देते हैं थायराइड हार्मोन। वो ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है, जैसे डायबिटीज़ होती है, और जैसे मोटापा होता है, वैसे थायराइड एक बीमारी है। तो इसको ना समझने की वजह से या चिकित्सक के ठीक से ना बताने की वजह से लोग जो है एक सोशल स्टिग्मा या मेंटल स्ट्रेस हो जाता है कि मेरे को लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ेगी। वो एक जीवन का पार्ट हो जाता है। दूसरा जो है बहुत सारा ये भी बोलते हैं लोग कि आयुर्वेदिक से पूरा ठीक हो जाता है या होम्योपैथी से ठीक हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो अच्छे खासे कंट्रोल रहते हैं, एकदम से बंद कर दी, क्योंकि ये हार्मोन की बीमारी है। और इन सब बीमारियों का होम्योपैथी का आयुर्वेदिक में कोई इलाज नहीं है। बहुत सारे आयुर्वेदिक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं हर्बल जो कि थायराइड को डैमेज करते हैं, जो कि लोग बिना सलाह के लेते भी रहते हैं। जैसे खासकर मैं बताऊंगा हर्बल पाउडर, जैसे वेट लॉस के लिए बहुत सारे लोग देते हैं, मतलब जो है बिना किसी की सलाह के ले लेते हैं। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि थायराइड होने का कारण ही हर्बल पाउडर हुआ। उसका कारण यह है कि उसमें सोया प्रोटीन होती है, जो सोया प्रोटीन जो हम लोग थायराइड वालों को मना करते हैं। अब मान लीजिए किसी की थायराइड जो है उसका इंसल्ट हो गया है, और वो हर्बल पाउडर जो है वेट लॉस के लिए लेता जा रहा है, और पता चला उसने 5 साल तक हर्बल पाउडर ली, उसके बाद उसको कुछ नहीं था, थायराइड आ गया। तो ऐसा अध्ययन हो चुका है, रिसर्च हो चुका है कि बिना सलाह के ये वेट लॉस के प्रोडक्ट, ये हर्बल प्रोडक्ट, ये सोच के कि ये आयुर्वेदिक रहते हैं, ठीक सेफ रहते हैं, गलत है बिल्कुल। क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि पेशेंट को बिना जाने, पेशेंट की आंतरिक संरचना को बिना जाने इस तरह के पदार्थों का या केमिकल्स का यूज़ करना। अपन को ये देख लेना चाहिए, फूड लेवल देखना चाहिए। आजकल हर जगह लिखा रहता है, मैगी में लिखा रहता है। एक ही चीज़ थोड़ा सा जो थायराइड को डिस्टर्ब करती है, सोया प्रोटीन, सोयाबीन, वो हम लोग मना करते हैं कि सोयाबीन की बड़ी मत लो, ज़्यादा मत लो जो है। और एक बार थायराइड हो जाता है तो भी जो है थायराइड की दवाइयों का असर धीमा कर देती है वो दवाई, वो सोया प्रोटीन। तो फूड लेवल देख लेना चाहिए, इतनी जागरूकता होना चाहिए। आजकल पैकेट में लिखा रहता है इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना फैट है, इतना प्रोटीन है, ये वाला सोया प्रोटीन है। तो सिर्फ लोगों को बताने से नहीं करना चाहिए, खुद अपना जागरूकता रहना चाहिए जो है। और बहुत सारी सुनी सुनी बातों पे हम लोग विश्वास करते हैं, है ना। किसी को देख लिए, कोई बता दिए कि उसका ख़त्म हो गया। अच्छा, कुछ प्रकार का थायराइड ऐसा भी होता है जो ठीक हो जाता है। वो कैसा होता है? अगर थायराइड ग्रंथि में कई बार सूजन आ जाती है, वो टेम्प्रेरी रहती है, उसमें 4-6 हफ्ते के बाद इलाज। तो सारी की सारी थायराइड की बीमारी में जीवन पर्यंत दवाई चलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन 70-80% में चलती है। इसके अलावा थायराइड भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें कि थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है, वो की कॉमन वैरायटी है। दूसरा हाइपरथायराइडिज्म होता है। हाइपरथायराइड के पेशेंट जो है 30 से 40% पेशेंट जो है 2 साल की दवाई के बाद पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। तो इसको ऐसा समझें कि थायराइड की कौन सी बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं। थायराइड तो एक ग्लैंड का नाम है, लेकिन जब अपन थायराइड की बात करते हैं तो अपन या तो पेशेंट को नॉलेज नहीं होता कि ये हाइपोथायराइडिज्म अलग होता है, हाइपर अलग होता है, इन्फ्लेमेशन वाला थायराइड होता है। तो ये जानना जरूरी है कि किस टाइप की थायराइड की बात कर सर रहे हो। ये जो है ये टेस्ट से ही पता कर पाते होंगे लेवल्स जो हैं हम हाँ, इसके कि ये हाइपो है कि हाइपर है, हाँ। जी। या हम लोग अपने अनुभव के आधार पर कर लेते हैं, लेकिन कन्फर्मेटरी टेस्ट तो वही रहते हैं। ओके। और अगर हाइपर है तो वो तो बिना दवाई के भी 1.5-2 साल में ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ये बोलना बिल्कुल गलत है कि हमेशा लाइफ लॉन्ग चलती है जो है। अगर हाइपो है तो लाइफ लॉन्ग चलेगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि गर्भावस्था में आया थायराइड ठीक भी हो जाता है। अगर अच्छा। किसी को नहीं है थायराइड, पहली बार निकला, तो गर्भावस्था में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इससे टेम्प्रेरी थायराइड आता है। तो डिपेंड करता है कि जो है किस अवस्था में, किस उम्र में, किस सेक्स में थायराइड का निकला है और किस टाइप का थायराइड है। ये जो है चिकित्सक के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि उसको डायग्नोस कर पाया कि नहीं। अच्छा सर, मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी इसी में। जो मदरहुड में रहती हैं, जैसे आपने बताया थायराइड जिनको हो जाता है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, तो बच्चे के भी आजकल टेस्ट होने लग गए हैं। जैसे ही मदर को पहले कभी थायराइड नहीं था, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड डिटेक्ट हुआ उनको कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जैसा आपने बताया था। तो जब बच्चा हुआ तो उसके लिए भी कहा जाता है कि उसका भी आप रेगुलर चेकअप करते रहिए। बिल्कुल जो है, अगर कोई ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनको थायराइड है, जो मतलब पहले से पता है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, डिलीवरी के समय जो है जो अम्लाइकल कार्ड होती है उससे ब्लड लेके डायग्नोस कर लेते हैं। अच्छा। पैदा होने से पहले ही एमनियोसिंथेसिस करके, मतलब ये एक नई टेक्नोलॉजी है। तो वो खतरा जो है, फिर बच्चे को ऐसा ट्रीटमेंट दे भी देते हैं।
और मदर को जनरली ट्रीट करने से बच्चे में होता नहीं थायराइड। ये भी बहुत सारे लोगों को धारणा होती है कि बच्चे को तो मदर को ज़रूर होगा। नहीं, जो है अगर कोई मदर अच्छे से ट्रीटमेंट ले रही है तो उसको उतना ही खतरा है जितना बिना थायराइड वाली मदर को है। मतलब जो है, तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट ना होने की वजह से बच्चों में थायराइड होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले मदर अपना स्क्रीनिंग जरूर कराए। मदर अगर थायराइड की पेशेंट है, उसको जानकारी नहीं है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको पहले ना रहा हो तो गर्भावस्था में भी नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग हमेशा स्क्रीनिंग करके ये बोलते हैं कि जब गर्भावस्था में पहले महीने में महिलाएं आती हैं तो उनको शुगर टेस्ट करने के लिए बोलते हैं हम लोग, कुछ हार्मोन्स में थायराइड टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, और एक निश्चित अंतराल पे हम फिर कराते रहते हैं। जैसे कि पहले महीने में नहीं आया तो हम 3 महीने बाद फिर बुलाते हैं, कि ऐसा तो नहीं कि पहले नहीं आया तीसरे महीने में भी आ जाता है। तो पूरी स्क्रीनिंग चलती रहती है, और ये सब चीज़ें एक प्री कंसेप्शन प्लानिंग का हिस्सा भी रहती हैं, और समय समय पे टेस्ट होते रहते हैं। तो इससे क्या है कि अगर कोई बीमारी अगर आ भी गई तो उसको हम टैकल कर लेते हैं, उसकी जटिलताओं से बच जाते हैं, पेशेंट को आगाह कर देते हैं उसी हिसाब से। तो वो सब जो है जागरूकता वाली बात है, और कोई ऐसा जटिल नहीं है कि कंट्रोल नहीं हो ट्रीट सकता। नहीं किया जा सकता। कुछ नहीं। ओके सर, एजिंग भी एक फैक्टर होता है कई लोगों में, जैसे हमारे दादाजी या नाना जी, उन लोगों में देखा गया है आफ्टर एन एज भी कई बार थायराइड डिटेक्ट होता है। पहले कभी नहीं रहा, लेकिन हो सकता है 55-60s के आसपास में उनको थायराइड डिटेक्ट होता है। तो क्या ये एजिंग की वजह से भी चेंज होता है थायराइड? बिल्कुल सही पूछा आपने। देखिए क्या होता है कि जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, आंखों में मोतियाबिंद आता है, दांत कमज़ोर होते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है पुरुषों में, वैसे ही 60 साल के बाद महिलाओं और पुरुषों दोनों में थायराइड ग्लैंड धीरे धीरे अपना काम कम करने लगती है। मतलब उसकी ग्रंथि का जो सिक्रीशन है कम होता जाता है, क्योंकि ग्लैंड जो है सिकुड़ने लगती है। शरीर के जो सिस्टम रहते हैं वो एक मशीन जैसे रहते हैं, बहुत पुरानी होने के बाद उसमें अगर आप कितना भी करें, और ये तो केमिकल्स रहते हैं, उनकी एक कैपेसिटी रहती है, स्टोरेज कैपेसिटी। तो 60 साल के बाद जो है थायराइड का इंसिडेंस बढ़ जाता है। 60 साल के बाद भी स्क्रीनिंग करना चाहिए। अगर 60 साल तक थायराइड नहीं है इसका मतलब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कई लोगों को लेट डायबिटीज़ भी होती है। तो 60 साल की एक ऐसी उम्र होती है, एक मार्जिन होती है, जिसके बाद जो है अगर कुछ ऐसे लक्षण संभावित लग रहे हैं या ऐसा अंदेशा डॉक्टर को, तो उसको जरूर थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए, पेशेंट बोले या ना बोले। और क्योंकि थायराइड के लक्षण ऐसे रहते हैं, बहुत कॉमन होते हैं, तो वो अगर डॉक्टर्स को सस्पेक्ट नहीं करे तो मिस हो सकता है वो। और थायराइड का ट्रीटमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थायराइड जो रहता है कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड रहता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं, बहुत सस्ता ट्रीटमेंट रहता है, बहुत महंगा भी नहीं रहता। इसलिए जो है ये ज़रूरी है कि स्क्रीनिंग जो है सिर्फ प्रेगनेंसी वालों की नहीं होना चाहिए, 60 से ऊपर वालों की ज़्यादा होनी चाहिए। और बहुत सारे पेशेंट 60 से ऊपर वाले आते हैं थायराइड के, जो कभी कोई दवाई नहीं खाए रहते हैं, तो उनको कोई ऐसे स्ट्रेस की बात नहीं है कि थायराइड हो गया तो कोई बीमारी थोड़ी ना है। जैसे बाल सफ़ेद हुए वैसे ही थायराइड हुआ, तो दवाई खाने से वो ठीक रहेंगे। जी सर। सर, आयोडीन रिच सॉल्ट जो होता है, क्या वो थायराइड पेशेंट्स के लिए सेफ़ है? आजकल तो जो है जो नमक आता है नेशनल लेवल पे सब में आयोडाइड रहता है, जो टाटा साल्ट मिलता है सब में आयोडाइड रहता है। आयोडीन की डिफिशियंसी से बहुत सारे आपने पहले देखे होंगे ग्वाइटर हो जाते थे, जिसको कंठमाला बोलते हैं, गला, वो आजकल बहुत कम हो गए हैं क्योंकि अवेयरनेस हो गई है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं। इसलिए ग्वाइटर का मतलब होता है कि थायराइड ग्रंथि का अपने आकार से 2 गुना बढ़ जाना, तो वो बहुत कम हो गए हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है आजकल आयोडाइड साल्ट यूज़ करते हैं। घरों में भी सब टाटा साल्ट यूज़ होता है नमक का, तो वो सेफ़ है और बहुत ज़्यादा कोई फूड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरह के केसेस कम होते हैं अभी। सर, अभी बीच में एक भ्रांति आई थी कि हमें ये जो आयोडाइज सॉल्ट है ये कम खाना चाहिए, जबकि हमारे जो रॉक सॉल्ट है उसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो ये केवल मिथ है कि इसमें कुछ मिथ है। आयोडाइड साल्ट जो है, क्योंकि थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस आयोडाइड से होती है, तो जो है अपन नेचुरल लेते रहते हैं, तो जो है कई बार जो है आयोडाइड साल्ट यूज़ करते रहने से आपका जो डिस्ट्रक्शन होता है वो डिले भी हो जाता है। मतलब जैसे आपने शुरू से आयोडाइड साल्ट लिया तो 60 साल के बाद भी आपको थायराइड नहीं आएगी, मतलब होगा ही नहीं कभी लाइफ में, ऐसा भी रहता है। तो उसका तो वो तो केमिकल है जो कि हार्मोन की सिंथेसिस के लिए है, वो तो अप्रूव्ड है, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बहुत सारे चीज़ें रहती हैं, लोग बोलते हैं कि ये वाला साल्ट लो। आयोडाइड साल्ट जो है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड भी है, नेशनल मिशन में भी है। जब वो डेफिशिएंसी आई थी तभी वो आयोडाइज सॉल्ट लाया गया था। था। तो आयोडीन की और भी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है, तो उसका कोई टॉक्सिसिटी नहीं होता, मतलब आयोडाइड साल्ट लेने से कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा सर, ये भी बोलते हैं कि सॉल्ट जो है वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, सॉल्ट जो है बैलेंस्ड मात्रा में लेना चाहिए, ये भी भ्रांतियाँ होती हैं। ये भी है, क्योंकि जो है वो सिर्फ जो है ना एक ऐसा होना चाहिए कि जैसे सलाद के ऊपर ने अपन डाल लिया, तो उसका ये है बेसिक लेने का तरीका। आप जैसे एक चुटकी लें, मेजरमेंट जो रहना चाहिए, जैसे आप सलाद ले रहे हैं तो एक चुटकी ले लें, चम्मच से न डालें। चम्मच से नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी। चम्मच से अपन शक्कर डाल सकते हैं लेकिन नमक नहीं।
एक चुटकी पिंच में जितना है वही उसकी एडुकेट मात्रा है, उस पर ऐसे एक बार में ले लीजिए, सलाद के ऊपर डाल दीजिए, बार बार ना लें, क्योंकि फिर अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको ज़्यादा हो जाएगा, पर एक चुटकी लेने में वो ज़्यादा नहीं होगा, अधिकता नहीं होगी उसकी। सर जो 3 टिप्स आप, रैपिड टिप्स जो आप थायराइड को मेंटेन करने के लिए लोगों को देना चाहें। एक तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस रिलेटेड है, तो जो है लाइफस्टाइल को तो इम्प्रूव रखना ही चाहिए, और मेरे को लगता है कि फिजिकल एक्सरसाइज साथ ना योगा भी अच्छा करना चाहिए। ये प्राणायाम वगैरह काफ़ी सहायक होते हैं, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेटेड रखते हैं, उसके हार्मोन्स को जो है जल्दी डैमेज नहीं होने देते और स्ट्रांग बनाते हैं। तो जो है प्रॉपर स्लीप, और बहुत ज़्यादा अपन जो प्रोसेस फूड लेते हैं आजकल जो है और जंक फूड लेते हैं, वो भी जो है इनडायरेक्टली जो है डैमेज करता है, जो है टॉक्सिन्स रहते हैं। इसके अलावा जो है एयर पोल्यूशन वाला भी थोड़ा सा उससे भी रखना चाहिए, हालांकि उससे बचाव बहुत कठिन होता है एयर पोल्यूशन से, फिर भी मास्क वगैरह लगा के रखना चाहिए, मतलब जो है उससे भी काफ़ी बचाव होता है। जो कार्बन के पार्टिकल फेफड़े में जम जाते हैं, फिर वो इंट्रैक्शन करने लगते हैं, फिर यही केमिकल बॉडी के अंदर रिएक्शन करके थायराइड को ही डैमेज कर देते हैं। तो सब चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहती हैं। तो अगर अपन बाहर जा रहे हैं तो जैसा एटमॉस्फेयर रहता है अपने, जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट में है काफ़ी पोल्यूशन है, तो मेरा तो एडवाइस ये है कि मास्क लगा के जाना चाहिए।